हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और ट्यूशन फैक्ट्री में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो हमारा टॉपिक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स क्या होता है? एनसीईआरटी में पहली ही लाइन दी हुई है, रिसोर्सेज आर द थिंग्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, यानी कि वो चीज़ें जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करें। बट इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। इसका मतलब क्या है? मतलब रिसोर्सेज वो चीज़ है जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, लेकिन वो हमारी टेक्नोलॉजी यानी जो हमारी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उससे हम लोग एक्सेस कर सके, उससे हम लोग उस रिसोर्स का यूज कर सके, तब वो हमारे लिए रिसोर्स है। दूसरा, इकोनॉमिकली फिजिबल। अब मान लो मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक, मैं इस मार्कर का प्राइस कर देता हूँ 200 लाख करोड़। बहुत ज़्यादा प्राइस है, अब इसे कोई नहीं खरीद सकता, यानी कि सबके इकोनॉमिक बजट के बाहर चला गया। तो ये फिजिबल है ही नहीं लोगों के लिए, अब लोग ले नहीं सकते, तो ये रिसोर्स कैसे इसे फेंक दो। अगला है कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब वो चीज़ है जो हमारे कल्चर एक्सेप्ट करे। जैसे मान लो वेपन्स हो गए, न्यूक्लियर वेपन्स मेजरली लेते हैं, जैसे एटम बम, हाइड्रोजन बम। ये क्या होते हैं? ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये क्या होते हैं? अगर हम इनका यूज़ करें तो बहुत बड़ा जेनोसाइड हो जाएगा, महामारी फैल जाएगी, बहुत लोगों की जान जाएगी। तो हमारे कल्चर या कोई भी कल्चर इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है, बट हम लोग रखते हैं एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। हम लोग रखते हैं कि दूसरा कोई कंट्री अटैक न कर दे, बट वो रिसोर्स नहीं है, हम लोग बस उसे एक तरह से रखते हैं, बस कोई यूज़ नहीं है उसका। तो हमारे कल्चर में अनएक्सेप्टेबल है। तो ऐसी चीज़ें जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेसिबल हो, प्लस हमारी इकोनॉमिकली फिजिबल हो, और तीसरी चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे कल्चर में उसका कुछ इंपॉर्टेंस हो, हमारे कल्चर उसे एक्सेप्ट करे, वो चीज़ रिसोर्स है। अगला टॉपिक है, आर रिसोर्सेज फ्री? क्या रिसोर्सेज फ्री होती हैं? मतलब जो हम लोग रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ह्यूमंस यानी कि हम लोग खुद एक रिसोर्स हैं। जैसे मान लीजिए कोल, हम लोग नेचर से फ्री में ले लेते हैं। सपोज़ करो कोल का बहुत बड़ा गोदाम है, मतलब बहुत बड़ा ओर है, हमने वहाँ से कोल निकाला, हम उसे कोयला में कन्वर्ट किया, फिर हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। बट हमारा यहाँ पे इनपुट लग रहा है, क्या लग रहा है? ह्यूमन इनपुट। यहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कोल बन रहा है, तैयार हो रहा है, फिर उसे फैक्ट्री में यूज़ किया जा रहा है, फिर वो उस एनर्जी के रूप में रिसोर्स हमारे पास आ रहा है। तो हमारा ह्यूमन इनपुट लगा, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, भले हमने अपना एनर्जी इन्वेस्ट किया, पावर इन्वेस्ट किया, लेकिन हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो हुआ नहीं। तो कोई भी रिसोर्स फ्री नहीं होता है, ठीक। अ रिसोर्स इज अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब अगर हम लोग किसी भी चीज़ में अगर अपना इनपुट ना दें, अगर हम अपना इन्वेस्ट ना करें, अगर हम उस पर कोई फंक्शन ना करें, काम ना करें, तो हमारा रिसोर्स बन ही नहीं सकता है। जब हम किसी चीज़ के ऊपर, कोई भी चीज़ है मान लो, उसके ऊपर हम लोग अपना इनपुट देते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा फ़ोन है, तुम लोग इसमें सॉफ्टवेयर डालते हो, इसमें सॉफ्टवेयर होता है, एंड्रॉयड हो, iOS हो, तब ये फ़ोन चलता है। मान लो ऐसे ही मैं खाली डब्बा दे दूँ, नहीं चला पाओगे, तब तो बिना कोई किसी काम का है ही नहीं, डब्बा है, मतलब किसी काम का तो रिसोर्स तो हुआ नहीं। बट तुमने इसमें इनपुट दिया, अपना सॉफ्टवेयर डाला, तो क्या हुआ? ये चलने लगा, तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक रिसोर्स हो गया, ठीक। अगला, ह्यूमन मेड इंस्टीट्यूशंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो आते हैं कि मान लो हमारा जो डेवलपमेंट होता है, हम लोग रिसोर्स का डेवलपमेंट करते हैं, हम लोग अपना डेवलपमेंट करते हैं, रिसोर्स को यूज़ करके हम लोग अपना डेवलपमेंट करते हैं। तो हम लोग इस डेवलपमेंट को आगे बनाए रखने के लिए हम लोगों ने इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं, जैसे कॉलेज, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स और भी बहुत कुछ। जैसे मान लो स्कूल्स हो गए हमारे, वहाँ पे क्या होता है? हमें पढ़ाया जाता है, वहाँ पे हम लोग जानते हैं, साइंटिफिक नॉलेज गैदर करते हैं, फिर हम लोग कॉलेज में जाके अप्लाई करते हैं, फिर उस पर हम रिसर्च करते हैं, फिर हम लोग रिसोर्स का यूज़ करना सीख लेते हैं। तो हम लोगों ने इंस्टीट्यूशंस बनाया है इकोनॉमिक। इससे क्या होता है कि अगर हमने कोई चीज़ बनाई तो क्या हुआ? हमारे डेवलपमेंट के लिए हम उस देश को बेचेंगे, दूसरे देश को बेचेंगे, या तो हमें कुछ पैसे मिलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नए रिसोर्सेज लाएंगे, तो हम लोग क्या इकोनॉमिक डेवलप करेगा हमारा। तो ह्यूमंस मेड इंस्टीट्यूशंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। स्कूल में टीचर ज़्यादातर इसे मिस कर देते हैं या समझाते नहीं हैं। तो हम लोगों ने इंस्टीट्यूशंस अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाए हैं। तो ह्यूमंस ने इंस्टीट्यूशंस बनाए हम लोग अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। स्कूल में ज़्यादातर ये जो टॉपिक है, ह्यूमन मेड इंस्टीट्यूशंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, स्कूल वाले स्किप कर देते हैं, बताते नहीं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंस्टीट्यूशंस हम लोगों ने क्यों बनाए? हम लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया, तो ये बात ध्यान में रहे। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम लोग रिसोर्सेज को बेसिक 4 बेसिस है जिन पे हम लोगों ने क्लासीफाई किया हुआ है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक और अबायोटिक।
ओरिजिन का मतलब है कि ये उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये चीज़ कहाँ से आई हुई है। ठीक, मतलब कि उसका सोर्स क्या है। ऐसे समझ लो जैसे तुम मछली खाते हो, या सपोज़ करो तुम गेहूँ आटा खाते हो, रोटी बना के आटा खाते हो, तो उसका एक सोर्स है, प्लांट उसका एक सोर्स है। ह्यूमन, हम लोग खुद एक बायोटिक रिसोर्स है। हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट डालते हैं किसी चीज़ को, रिसोर्स को बनाने में, तो हम लोग बायोटिक, हमारा सोर्स क्या है, बायोटिक है, लिविंग थिंग है हमारा सोर्स, तो बायोटिक रिसोर्स में आएगा। अगला है अबायोटिक रिसोर्स। अब अबायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, या एबायोटिक रिसोर्स, यानी कि एबायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका सोर्स नॉन लिविंग थिंग्स हो। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, पेट्रोल ले लो, ठीक, डीजल ले लो, क्या है, इन सब के सोर्स क्या है, अबायोटिक हैं। मतलब इनके लिविंग थिंग्स इनके सोर्स नहीं आते, इनके सोर्स नॉन लिविंग थिंग्स से आते हैं, तो ये अबायोटिक सोर्सेज हुए। फिर से अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है ख़त्म होना, एग्जॉस्ट होना। जैसे आप लोग के फ़ोन में डाटा आता है, तो क्या होता है जब आप 100% यूज़ कर लेते हो तो लिखता है 100% डाटा एग्जॉस्टेड या 100% यूजेज ऑफ डाटा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कौन सी चीज़ कब ख़त्म होगी, उसके बेसिस पे हमने दो पार्ट में बांटा। दो कौन कौन से पार्ट हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यू हो सकते हैं। मतलब कि जैसे विंड एनर्जी ले लो, ये क्या है, जैसे मान लो तुमने यहाँ का विंड कैप्चर कर लिया, तो क्या यहाँ पे कभी विंड नहीं आएगा, आएगा ना, जैसे हटोगे तुरंत आ जाएगा। तो विंड एनर्जी, जब हम विंड एनर्जी फॉर्म बनाते हैं तो क्या होता है, विंड का फ्लो चलता रहता है, पहिया चलता रहता है, तो एनर्जी बनती रहती है। तो क्या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो तुरंत रिन्यू हो जाए, तो ख़त्म नहीं हो सकते। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। असल में जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये ऐसे होते हैं कि ये बहुत टाइम के बाद, इन्हें बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, मतलब हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को दोबारा बनने में। फॉर एग्जांपल हमारा कोल है, अगर हम इसमें एग्जांपल एक कोल का लें, तो क्या होता है, कोल कैसे बनता है हम सबको पता है। कोल क्या होता है, प्लांट या जो भी जानवर मरते हैं धरती के अंदर दबते जाते हैं, फिर उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से कोल का फॉर्मेशन होता है। तो क्या, लेकिन अगर कोल ख़त्म हो जाएगा तो इसे बनने में फिर से लाखों करोड़ों साल लगेंगे बनने में। तो एक तरह से हम लोग इसे एक ह्यूमन लाइफ साइकिल में हम लोग इसे नहीं पा सकते दोबारा कोल। तो ये क्या है, हमारे लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ये थोड़ा बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, बट इसको बहुत ही आराम से समझेंगे हम लोग। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्सेज, तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज, चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होता है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, इंडिविजुअल, यानी वो रिसोर्स जो किसी एक व्यक्ति से बिलोंग करता हो, किसी एक पर्सन से बिलोंग करता हो, वो उसका इंडिविजुअल रिसोर्स है। जैसे ये मेरा मार्कर है, ब्लू कलर का मार्कर है, ठीक, ये मेरा रिसोर्स है, इस पर मेरा हक है, तुम तो आके ले नहीं सकते, मैं दूंगा ही नहीं। तो ये क्या हुआ, ये मेरा मार्कर है, तो ये मेरे लिए क्या हुआ, मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स हुआ। समझ में आया। जैसे कोई भी चीज़ ले लो, जैसे गांव में जो फार्मर्स होते हैं उनकी एक अपनी लैंड होती है जिस पे वो खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उनके लिए क्या हुआ, इंडिविजुअल रिसोर्स हुआ। समझ में आया, ठीक, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है, ऐसे समझो कि वो रिसोर्सेज जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंग करते हैं। जैसे तुम गांव में जाओगे, पहले के गांव में क्या होते, कुएं हुआ करते थे, लोग कुएं को मिलकर खोदते थे, फिर उसमें से पानी निकाल के पिएंगे। तो क्या होता था कि गांव के जो अगल बगल के लोग रहते थे, जो सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में वो कुआं बना तो वहीं यूज़ करते थे, उन्हीं लोग का कुआं होता था। तो एक पूरी एक कम्युनिटी होती थी जो उस रिसोर्स को यूज़ कर रही होती थी, ठीक। तो वो रिसोर्सेज जो एक कम्युनिटी यूज़ करे वो कम्युनिटी रिसोर्सेज हो गई। नेशनल रिसोर्स, ये नेशनल रिसोर्स क्या होता है भैया, बहुत आसान है। आप लोग जो भी चीज़ है आपके अगल बगल आसपास, पेड़, जंगल, रोड, हाईवे, वाइल्ड लाइफ, फिशरीज, सब नेशनल रिसोर्स में आते हैं। जो एक कंट्री के पास है, जैसे इंडिया के पास जो भी चीज़ें हैं, इंडिया कंट्री के पास, आइलैंड्स लेके, सी रूट लेके, सब जो भी, वो सब क्या है, नेशनल रिसोर्स हैं। यहाँ तक कि जो आपका लैंड भी है, जो आपका प्राइवेट लैंड जिसे आप कहते हो, गवर्नमेंट उसे ले सकती है, ठीक। नेशनल, अगर कुछ मिलता है, उसे बेनिफिट मिलता है, अगर आपके लैंड से पूरे कंट्री को कुछ बेनिफिट होता है तो गवर्नमेंट उसे ले सकती है आपको प्राइस पे करके। तो आपका जो लैंड वो भी क्या हुआ, नेशनल रिसोर्स हुआ।
ठीक, वो आपके लिए इंडिविजुअल रिसोर्स है, और जब तक उस पर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है तब तक वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है। जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमें ये रिसोर्स चाहिए, आप कुछ इसके लिए पेमेंट ले लो, कुछ कर लो, तो क्या हुआ, नेशनल रिसोर्स है, उसके लिए वो पूरे कंट्री के बेनिफिट में जा रहा है। तो जो रिसोर्सेज पूरी कंट्री के डेवलपमेंट और बेनिफिट में जाते हैं वो क्या होता है, नेशनल रिसोर्सेज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है, जल्दी बताओ, ह्यूमन रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स है सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स। इसको हम लोग डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन यानी हम लोग भी एक रिसोर्स ही हैं। कंट्री कौन चलाता है, ह्यूमन चलाते हैं। देश किसका है, ह्यूमंस का है। तो क्या नेशनल रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। सॉरी, नेशनल रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ह्यूमन नहीं रहेगा तो हम लोग रिसोर्स क्या होगा, रिसोर्स कुछ नहीं, खत्म रिसोर्स, वहीं पे रिसोर्स का कॉन्सेप्ट ही खत्म। तो ह्यूमन रिसोर्स यानी हम लोग नेशनल रिसोर्स के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगला होता है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स। ये थोड़ा बच्चों को समझने में दिक्कत है कि सर इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है। समझाता हूँ बहुत ही आसान भाषा में। पहले मैं यहाँ का पार्ट इरेज कर लूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। इंटरनेशनल रिसोर्स, ठीक, मानो जैसे हमारे जो जितने भी हमारे छोटे मोटे सामान होते हैं घर के, वो कहाँ से आते हैं, चाइना से आते हैं। ठीक, वो चाइना से इंडिया ट्रैवल करके आते हैं, किसी रास्ते से ही आते होंगे। जैसे मान लो यहाँ इंडिया है, ठीक, ये हमारा इंडिया है, ये बीच में हिमालय पड़ा हुआ है इधर, ठीक, ये चाइना है। तो चाइना की मान लो ये बाउंड्री है चाइना की, ये इंडिया का अपना कोस्टल एरिया है, ठीक। तो चाइना को इंडिया सामान भेजना है तो कैसे भेजेगा, चाइना को इंडिया सामान भेजना है तो वो कैसे भेजेगा, बाई सी रूट भेजेगा, क्योंकि यहाँ पे तो एयर के थ्रू तो आ नहीं सकता है, क्योंकि बीच में हिमालय है, हिमालय पर्वत है, तो उसे पार तो कर नहीं सकते हैं, तो उसे बाई सी रूट, ये ज़्यादा फिजिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है ये रास्ता। तो इसने क्या किया, ये सी रूट होते हुए इंडोनेशिया, फिलीपींस होते हुए, म्यांमार होते हुए इंडिया के इंडियन कोस्टल रीजन पे पहुँचता है, ठीक। तो ये क्या हुआ, चाइना ने अपनी बाउंड्री तो छोड़ दी, जो इसका बाउंड्री था, सी बाउंड्री मान लो यहाँ तक था चाइना का, वो तो छोड़ दिया। इंडिया की सी बाउंड्री मान लो यहाँ तक है, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये जो ट्रैवल इतने दूर में किया इसने, ये क्या हुआ, ये किसी ना किसी और कंट्री के रिसोर्स में होते हुए आया होगा, या किसी और कंट्री के बाउंड्री में, या किसी अलग रास्ते से आया होगा, बिना किसी कंट्री के बाउंड्री के। तो वो एरियाज जो किसी भी कंट्री के बाउंड्रीज के 200 नॉटिकल माइल, उसके कोस्टल एरिया से, इसका कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल के बाहर हो, के जो रीजन किसी भी कंट्री के 200 नॉटिकल माइल के बाहर हो, वो क्या हो जाता है, इंटरनेशनल रीजन, ठीक। वो क्या हो जाएगा हमारा, इंटरनेशनल रीजन। जो इंटरनेशनल रीजन होता है, इंटरनेशनल रीजन, तो जो इंटरनेशनल रीजन होते हैं उनमें जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ठीक, उसका कोई और कंट्री यूज़ नहीं कर सकती जब तक उसे परमिशन ना मिले। तो उस इंटरनेशनल रीजन में जो रिसोर्सेज पाए जाएंगे वो होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। क्लियर, यही होता है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। चलिए इससे रिलेटेड एक फैक्ट बताता हूँ, बहुत बढ़िया। तो फैक्ट ये है, उस फैक्ट को समझने से पहले हम लोग ने एक टॉपिक को समझ लेते हैं, छोटा सा बिल्कुल चुन्नू मुन्ना सा टॉपिक है एकदम। उसका नाम है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ये कहाँ से आया है, ये समझते हैं इसको। अभी मैंने बताया किसी भी कंट्री के कोस्टल, मान लो किसी कंट्री का कोस्टल एरिया, ये क्या है, कोस्टल बाउंड्री है। कोस्टल मतलब समुद्र का किनारा है ये, तो क्या है, ये कोस्टल बाउंड्री है।
इसके बाद से क्या है, यहाँ पूरा सी भरा, सी है, यहाँ पूरा सी है, ये पूरा समुद्र भरा हुआ है यहाँ से। तो इसके कोस्टल बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल दूर तक जो एरिया मिलेगा, ठीक, इस कंट्रीज कोस्टल बाउंड्री के 200 नॉटिकल माइल दूर तक का जो एरिया मिलेगा, सी वाला, पानी वाला, वो एरिया हो जाएगा उस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। समझ में आया? मतलब कि अगर ये इंडिया की सी बाउंड्री है, लास्ट में यहाँ इसके बाद से समुद्र है, दूर दूर तक ओशियन ही ओशियन है, पानी ही पानी है, तो वहाँ से 200 नॉटिकल माइल दूर तक इंडिया का रीजन होगा। समझ में आया? 1 नॉटिकल माइल, जो 1 नॉटिकल माइल होता है, 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है 1.875 किलोमीटर, ठीक। और 200 नॉटिकल माइल कितना हो जाएगा बताओ? सिंपल सा मैथ्स का कैलकुलेशन है, 200 इंटू 1.875 करना है। ये हो जाएगा करीब करीब 370 किलोमीटर, ठीक। तो इंडिया के कोस्टल बाउंड्री से लगभग 370 किलोमीटर दूर तक जो रीजन मिलेगा, जो लेंथ मिलेगी, वो इंडिया का इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यानी कि इसमें जो भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे वो क्या होंगे? हमारे रिसोर्स होंगे, वो इंडिया के रिसोर्स होंगे। एक फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट ये था कि इंडिया का, मान लो, मैं मिटा दे रहा हूँ, ये ऐसे मिटा दिया मैंने, ठीक। तो मान लेते हैं जो इंडिया की बाउंड्री है, 200 नॉटिकल माइल की दूरी के बाद भी यहाँ पर 200 नॉटिकल माइल के बाद यहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मैग्नीज, ठीक। इंडिया में मैग्नीज कम पाया जाता है और इंडिया इसके नियरेस्ट पड़ता है। तो इंडिया को इंटरनेशनल एसोसिएशंस ने परमिशन दी है कि हम लोग यहाँ पे जो मैग्नीज ओर है, हम लोग उस ओर का यूज़ कर सकते हैं एज अ रिसोर्स। यहाँ पे क्या है? मैग्नीज ओर है, उसका हम लोग एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? तो यही फैक्ट है कि इंडिया एक कंट्री है, इंडिया जो हमारा जो देश है, वो अपने देश के बाहर, अपने देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर मिलने वाले मैग्नीज ओर का इंटरनेशनल एसोसिएशंस के परमिशन के बाद वो यूज़ कर सकता है, ठीक। अब हम आगे देखेंगे कि ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कितने तरह के, ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन, मतलब सॉरी, अब हम आगे देखेंगे कि ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। ये जो इसको 4 पार्ट में बांटा गया, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व, ठीक। हम लोग इसके बारे में काफ़ी अच्छे से समझे, क्योंकि ये चारों है काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो हम लोग इसको एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो उसके लिए मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा, तो 2 मिनट्स, तब तक रेस्ट कर लो। अगला है ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर हमने इसे 4 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज। क्या होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज? फाउंड इन अ रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड, फाउंड इन ए रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा चांसेस है विंड एनर्जी के, लेकिन वो हम लोग यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम उसे एक्सेस नहीं कर रहे, यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज। हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, बट हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि राजस्थान और गुजरात के पार्ट में विंड एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा संभावनाएँ हैं, तो लेकिन हम लोग उसे यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हो गया पोटेंशियल रिसोर्स, फाउंड इन रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड, ठीक। वेस्टर्न, ये कहाँ पाया? तो जैसे कि एग्जांपल में वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर विंड एनर्जी। अगला है हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जिसे हम लोग करेंटली यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इसके क्या, इसके हमें पता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, हमें पता है इसकी क्वांटिटी क्या है, हम लोग इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितना यूज़ कर सकते हैं, कब तक यूज़ कर सकते हैं, हम इसके बारे में सब पता है। तो ये क्या है? हमारे लिए डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं। तो हम लोग सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो करेंटली यूजिंग वाले रिसोर्सेज। तो एग्जाम्पल में क्या डाल सकते हो यहाँ पे? एग्जाम्पल्स में पेट्रोलियम, कोल। दूसरा है स्टॉक। स्टॉक को समझना, पोटेंशियल टू सेटिस्फाई टेक्नोलॉजिकली
बट पोटेंशियल टू सेटिस्फाई, बट टेक्नोलॉजिकली अनएक्सेसिबल। इसमें तो पोटेंशियल तो है कि हमारे नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, जो स्टॉक है वो हमारी नीड को सेटिस्फाई तो कर सकता है, बट टेक्नोलॉजिकली अनएक्सेसिबल, मतलब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि हम उसे यूज़ कर पाए। एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही बड़े एग्जांपल, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं, H2 प्लस O2, ठीक, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल गैस है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये LPG जो तुम्हारे घर में गैस सिलेंडर आता है उससे भी ज़्यादा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब उससे भी ज़्यादा एनर्जी देता है जलता है तो। और दूसरा है ये ऑक्सीजन, इसका काम क्या होता है, ये जलाता है। तो एक जलता है दूसरा जलाता है, ये जब दोनों मिलते हैं तो पानी बनाते हैं, और ये क्या करता है, ये जो ये जलता है और जिसे ये जलाता है उसी को ये पानी बुझा देता है। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है छोटे स्तर पर कि हम इसे H2O को इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से H2 और O2 में तोड़ सकते हैं, बट उसे हम लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते। तो अभी हमारी टेक्नोलॉजी उतनी बड़ी नहीं हुई है कि हम लोग वाटर को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर पाएँ। तो हमारे लिए क्या है वो, अभी वाटर तो हमारे लिए रिसोर्स है, हम पीते हैं उसे, हमारे लिए तो रिसोर्स हुआ, लेकिन दूसरा यूज क्या है कि हम उसे एनर्जी के रूप में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अभी, लेकिन हम उसे यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है। अगला है रिजर्व, कैन बी यूज्ड बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड येट। ये जो थोड़ा है, ये थोड़ा दुख लगता है इसके बारे में जान के। जैसे ये पोटेंशियल, मैं ये भी बताऊंगा पोटेंशियल रिसोर्सेज से कैसे अलग भी है, क्योंकि तुम लोग पढ़ोगे ये दोनों का मतलब जब समझोगे तो लगेगा कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों थोड़े से अलग हैं। मैं बताता हूँ, रिजर्व कैन बी यूज्ड बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड येट, मतलब कि इसमें क्या होता है, जैसे हमारे जो रिवर बेड्स होते हैं, जो नदी के सतह होती है, हम लोग चाहें तो उसका यूज़ करके हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा के हाइड्रो एनर्जी पैदा कर सकते हैं, मतलब हम उससे एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं, बट हम लोग उसे यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग उसे रिजर्व नहीं करते, हम लोगों ने उसे रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक। हम लोगों ने डैम बनाए हुए, हम लोग उससे बनाते, लेकिन हम लोग रिवर बेड का और अच्छे से इस्तेमाल करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। ये पोटेंशियल रिसोर्सेज से रिजर्व कैसे अलग है, देखो पोटेंशियल रिसोर्सेज एक रीजन में पाई जाती है, हमें पता है यूज़ होता है, और छोटे स्तर पर इनका इस्तेमाल होता भी है, जैसे गुजरात में तुमको मिल जाएंगे विंड एनर्जी प्लांट, ठीक। लेकिन रिजर्व्स का कोई यूज़ अभी नहीं आया हुआ है, ये पड़े हुए हैं, बस रखे गए हैं, बहुत ही कम यूज़ होते हैं, बहुत ही कम, लेकिन इनका हाँ पोटेंशियल इनका दिखता है, यूज़ थोड़ा दिखता है। जैसे डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं, समझ में आ गया, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक और रिजर्व्स, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। इसका मैं छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ, ऐसे समझ लो, रिसोर्सेज क्या होती है, हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती है, हम लोग उसे यूज़ करते हैं अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, बट वही क्या होता है कि हम लोग उसे ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, जब उनसे एग्जॉस्ट करने लगते हैं तो वो डिप्लीशन की तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे तो इसी के बारे में थोड़ा डिटेल्ड है, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रियो डी जेनेरियो की बार, जो रियो डी जेनेरियो में कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, एजेंडा 21 पढ़ेंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बोर्ड को इरेज करता हूँ और तुम्हें पूरा समझाता हूँ बहुत ही अच्छे से। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, मैंने अभी बताया कि वो हमारे जो रिसोर्सेज हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, बट हम ह्यूमन होते हैं लालची, हम लोग कहाँ एक चीज़ से मानने वाले हैं, कहाँ अपनी नीड को सेटिस्फाई करने मानने वाले, हमें तो चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मिले बस। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो गई हैं, रिसोर्सेज की कमी होने लगी हैं, रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो रही हैं, तो डिप्लीट तो कमी तो होगी, नॉर्मल सी बात है। दूसरा, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन वन हैंड, जैसे जो रिसोर्सेज हैं उनका क्या हुआ, एक्यूमुलेशन एक हाथ में कर दिया, जैसे मैं ही तुम्हें पूरे इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका मालिक बना देता हूँ, तो क्या होगा, तुम जैसे जिस रिसोर्स को जैसे मन करेगा वैसे यूज़ करोगे, जैसे मन करेगा वैसे एक्सप्लॉइट करोगे, किसी को फेंकोगे, किसी को कहीं करोगे, कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी चलेगी, सीधी बात। तो क्या किया तुमने, यहाँ पर तुमने रिसोर्सेज की बर्बादी की, तो क्या हुआ, एक्सप्लॉइट कर रहे हो तुम रिसोर्सेज को, मतलब यूज़ नहीं कर रहे हो, तुम उसे बर्बाद कर रहे हो। तो तुम्हारे हाथ में एक सिंगल हैंडली, जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो गई, अंबानीज, टाटाज, ये सब क्या होते हैं, इनके हाथ में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो ये अपने हिसाब से रिसोर्सेज का यूज़ करती है। तो ऐसे ही दुनिया में बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं जो ये सारे काम करती हैं, जिसे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करना, इनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है। तो इससे क्या होता है, इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब इससे क्या होता है, एक गैप बन जाता है लोगों के बीच में, रिसोर्सेज का गैप क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जो कि बाद में लीड करता है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज पे।
तो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन जानते हो, भेदभाव, वही होता है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज है उनका भेदभाव से इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ये कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, कहीं पे मान लो हमारे पास तो है कि हम लोग सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम लोग जितने भी रिसोर्सेज, मतलब बाकी जो रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एक साइड में रख सकते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, तब भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, तो हम लोग क्या करें? डिस्क्रिमिनेशन शो कर रहे हैं वहाँ पर। तो क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसी को लेकर पूरी दुनिया में एक चिंता की बात बनी कि भाई ऐसे यूज़ कर रहे हो, ये हो रहा है, तो हम लोग कैसे फ्यूचर के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या बचा के रखेंगे? कुछ नहीं। तो ऐसी सारी चीज़ें खत्म होगी तो हमारी जनरेशन किस भरोसे पे जिएगी? तो ब्राज़ील की राजधानी है रियो डी जेनेरो। यहाँ पर क्या हुआ? रियो डी जेनेरो में एक अर्थ समिट बुलाया गया। उसका नाम दिया गया रियो डी जेनेरो अर्थ समिट। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे 100 से ज़्यादा देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वहाँ पे आए। उन्होंने पूरा डिस्कस किया प्लान, उन्होंने एक प्लान तैयार किया, उन्होंने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ रास्ता तय किया कि हम लोग आने वाले समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। उसके लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको दिया गया रियो डी जेनेरो अर्थ समिट एग्रीमेंट। ये अब मैंने अभी बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसे समझो कि एक तरफ मैं पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा पेट्रोलियम का टैंकर है, ठीक, इसे मैं यूज़ करके अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एनर्जी। और बगल में मेरा ही दोस्त है, वो क्या कर रहा है? वो सोलर पैनल यूज़ कर रहा है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। है तो उसके पास भी पेट्रोलियम का टैंकर, ठीक, लेकिन वो सोलर पैनल का ज़्यादा यूज़ कर रहा है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ये क्या है? सोलर पैनल है। तो मैंने क्या किया, मैंने पेट्रोलियम का मैं यूज़ कर रहा था, मैंने क्या किया, टाइम से आते आते मैंने क्या किया, इसको सारा एग्जॉस्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया मैंने इस पेट्रोलियम को। तो मेरे पास अब एनर्जी की कमी हो जाएगी, यानी मेरे आने वाले जनरेशन्स के पास पेट्रोलियम रहेगा नहीं तो एनर्जी बना नहीं पाएंगे। वहीं जो मेरा दोस्त है जिसने सोलर पैनल यूज़ किया, जिसने सोलर पैनल की मदद से एनर्जी बनाई, उसने क्या हुआ, उसके पास पेट्रोलियम बचा हुआ है अभी भी थोड़ा सा। उसने बस पेट्रोलियम तब यूज़ किया जब इमरजेंसी है, जैसे जिस दिन धूप नहीं हुआ उस दिन उसने यूज़ कर लिया। तो उस दिन क्या हुआ कि उसके पास बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम बचा हुआ, तो उसने जो अपने जो रिसोर्सेज थे उसको सस्टेन किया, बचाए रखा। उसने इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं पहुँचाया और उसने अपना एनर्जी पैदा कर लिया और आने वाले फ्यूचर्स पर भी कोई संकट नहीं डाला। हम लोगों ने अब रिसोर्सेज का बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए, हमने इन्वायरमेंट को भी बचाया और अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए उसे यूज़ कर रहे हैं, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इसी को लेकर उन्होंने जो एजेंडा बनाया, एक एजेंडा तैयार किया गया जिसका नाम दिया गया एजेंडा 21। एजेंडा 21 में क्या कहा गया कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह आगे बढ़ेंगे, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। फिर से कहा गया कि उसी में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग इन्वायरमेंटल डैमेज को कम करेंगे, मतलब इन्वायरमेंटल डैमेज को कम करेंगे, हम लोग पॉल्यूशंस कम एमिट करेंगे, तो इन्वायरमेंटल डैमेज कम होगा तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। हम लोग पॉवर्टी मिटाएंगे, दुनिया में गरीबी मिटेगी, सब लोग के पास इकोनॉमी अच्छी होगी सबकी, तो लोग अच्छे रिसोर्स की तरफ एक्सेसिबल हो जाएंगे, उनके पास अच्छे रिसोर्सेज आएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे पॉवर्टी कम हो गई, उसके हिसाब से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। अगर अच्छे रिसोर्स यानी सब, अगर सोलर पैनल सब लगवाने घर में, सबके घर में सब कोई सोलर पैनल लगवाने के लिए फिजिबल हो, सब कोई लगवा सकता हो, तो क्या होगा, एनर्जी हमारी प्रोड्यूस तो होगी, अच्छे से प्रोड्यूस होगी, ठीक, और हमारा पेट्रोलियम और ये भी बचा रहेगा। तीसरा है डिसीजेज, ठीक, इन डिसीजेज में क्रोनिक डिसीजेज को ऐड किया गया। किन डिसीजेज को ऐड किया गया? क्रोनिक डिसीजेज को। अब ये क्रोनिक डिसीज़ क्या होता है? क्रोनिक डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जो एक बार हो गई तो ख़त्म नहीं होंगी, मतलब तुम्हें अगर वो बीमारी हो जाए तो ख़त्म नहीं, जैसे पोलियो हो गया, ठीक, कैंसर हो गया। तो हम लोगों ने इस एजेंडा में ये कहा कि हम लोग क्रोनिक डिसीजेज़ को कम करेंगे। हमने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आगे बढ़ेंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉल्यूशन कम करेंगे, पॉवर्टी कम करेंगे, मतलब सबकी इकोनॉमी बेहतर करेंगे, और डिसीज़ मतलब बीमारी को कम करेंगे। और उसके बाद से जो चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, उसमें ये कहा गया कि हर लोकल गवर्नमेंट, मतलब हर कंट्री गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट, हर म्यूनसिपल अपना एक अलग एजेंडा 21 बना सकता है, ठीक।
तो ये था हमारा पूरा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को लेकर पूरी केस स्टडी और ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अभी हम एनसीईआरटी देखेंगे और एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। बहुत ही जल्दी हम एनसीईआरटी को देखना, अगर यानी कि समझ लियो तुम लोग, उसके बाद अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो तुम्हारे दिमाग में छट छट जल्दी जल्दी एकदम बातें चलेंगी, तुम्हें लगेगा ये तो पता ही, ये तो आसान ही है। तो चलते हैं अब एनसीईआरटी की तरफ।